और आपके चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है? आपका तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है। 2.5 लाख से उठा के 14 लाख चले गए। क्या बात है जनाब, अपने लिए दूध और नए की मतलब नदियाँ बहा दी हैं और जो मुलाजमीन है उनका गला घोटती है। ये भी मैं कहता चलूँ कि आज पाकिस्तान में आपका कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। किसकी वजह से? आपकी महंगाई की वजह से। इनका ही डेटा उठा के मैंने दिया है, कहीं पे 75% इजाफा, कई चीज़ों में तकरीबन 117% इजाफा। आपका तनख्वाहदार मुलाजम मेहनत का शख्स किधर जाएगा? घर का चूल्हा किधर चलाएगा? ये वो हालात हैं। हमारे साथ आपको पता है रोज़ी मेहमान मौजूद होते हैं। अभी खुर्रम शहजाद साहब हैं, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के। खुर्रम साहब, बजट आए अब 2 दिन हो गए हैं, बहुत कुछ वाज़े हो रहा है। हुकूमत का, वज़ीर ख़जाना का, वज़ीर आज़म का बकल्लम खुद ये दावा है कि आवाम के लिए रिलीफ वाला बजट है ये। तो क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ आप हमसे शेयर कर सकेंगे? हमने डायरेक्शन चेंज किया है और रिवर्स जो है एक तरह से डायरेक्शन हुई है। और ये मेरे ख्याल में रिसेंट ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें कि टैक्सेस को वापस लिया गया हो या टैक्सेस को कम किया गया हो, तो डेफिनेटली एक शुरुआत तो है। कम से कम जो भी फिस्कल स्पेस अवेलेबल थी या है, उसके अंदर जो किया जा सकता था वो किया गया है। और देखें, ये ना समझिए कि यहाँ पे चीज़ रुकी है, इसमें कंटिन्यूटी होनी है। जैसे जैसे फिस्कल स्पेस बननी है, जैसे जैसे बेहतरी होनी है। पिछले 1.5 साल में आपको पता है महंगाई में इतनी ज़्यादा कमी हुई है, खातिर कमी हुई है, जो एक हिस्टोरिक नंबर भी जो है वो आया है, जिसमें 0.3% रमज़ान के महीने में, जिसमें यूजुअली हमारे यहाँ जो है वो चीज़ें सस्ती नहीं होती, उसमें हुई है। और 60 साल 70 साल की जो है वो लोएस्ट पे महंगाई की शरह आई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सिमिलर कंट्रीज हैं, चाहे उसमें अर्जेंटीना ले लें, इजिप्ट ले लें, नाइजीरिया ले लें, इवन टर्की ले लें। ये जब हमारी इन्फ्लेशन 2023 में मई में 38% थी, तो इन चारों कंट्रीज की एवरेज इन्फ्लेशन कोई 35-37% थी। और आज हमारी इन्फ्लेशन एवरेज 4.6% है। इन कंट्रीज के जाके अभी आप नंबर्स देख लें, उतनी ही एवरेज इन्फ्लेशन है। तो देखें, कुछ फर्क हुआ है ना, कुछ पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं ऐसे, कुछ स्टेबिलिटी आई है, कुछ स्टेबिलिटी ने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ ग्लोबल क्राइसिस ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सब चीजें मिला के महंगाई में कमी होना और रिलीफ और रिफॉर्म, देखें इस बजट को इस तरह से देखें आप कि रिफॉर्म है और रिलीफ है। और रिलीफ भी अपनी जगह है एक सर्टन जो है लेवल पे, और शुरुआत हो गई है उसकी डायरेक्शन ट्रैवल की, जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी बात करते हैं। दूसरा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है वो ट्रेड पर है, जिसपे इकोनॉमी को खोलने की बात हो रही है, प्रोटेक्शन को खत्म करने की बात हो रही है, जिससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और बेहतर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, और खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो दुनिया भर में उनके लिए। देखिए, मैं थोड़ा सा एक और नंबर शेयर करता हूँ। 7,000 टैरिफ लाइंस हैं, यानी कि 7,000 टैरिफ लाइंस में से 2600 टैरिफ लाइंस को जो है जीरो ड्यूटी पे लाया गया, या उनमें ड्यूटीज में स्लैब्स में कमी की है। एसीडीज में खासतौर पर 4,000 एसीडीज की जो ड्यूटी, मतलब एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी थी, उनको जीरो कर दिया गया, ताकि एक्सपोर्टर्स को सस्ती जो है रॉ मटेरियल मिले और वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो देखिए, ये इस तरह की चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं रिफॉर्म और रिलीफ दोनों एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट में, जिससे आवाम को आने वाले दिनों में, न सिर्फ आवाम को, बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को फायदा हो और एक डायरेक्शन पे हम चल पाए। अच्छा खुर्रम साहब, एक चीज़ हुकूमत कह रही है कि तनख्वाहदारों को रिलीफ देने का वादा किया था, वो पूरा किया गया है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको खालिस्तान, तो ये समझ आती है कि कुछ अब हुकूमत के ख़जाने से या उनको बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इसको किसी फिगर में या किसी मैथमेटिक्स के फिगर में ट्रांसलेट करें, तो क्या समझते हैं कितने का डिफरेंस आएगा, या हुकूमत को कितना बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा इस रिलीफ का? देखें, नुकसान की क्या बात है, इसमें नुकसान की बात नहीं है। रिलीफ देने से इन्फोर्समेंट की तरफ जाने को जो है वो रिलीफ को इन्फोर्समेंट के थ्रू जो है सपोर्ट करने की बात हुई है ना। तो देखें, एक तरफ आप उनको रिलीफ दें जो फॉर्मल सेक्टर है, तो ये बात तो पूरी होती हुई नजर आती है कि रिलीफ उनको दें जो बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, जिसमें सैलरी क्लास भी है, तो उनको रिलीफ दें, चाहे वो स्टार्ट करें कहीं से, लेकिन रिलीफ दें। दूसरे एंड पे जो अनटैक्स्ड है, अंडर टैक्स्ड है, उस तरफ जाएं। देखिए, 3 इसके मेन जो है ना वो थीम के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 रिफॉर्म्स, सेकेंडली डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल,
और थर्ड ये कि इन्फोर्समेंट के थ्रू करें, जहां से टैक्स नहीं लिया जा रहा वहां जाएं। इसीलिए आपने देखा है कि अब ये चीज एक अगर अप्रूव हो जाती है पार्लियामेंट से, तो जो नॉन फाइलर है उसकी एक तो कैटेगरी खत्म, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल मतलब ये कि देयर विल बी नो पर्सन कॉल्ड नॉन फाइलर। हर कोई फाइल करेगा, जरूरी है फाइल करना, और उसके लिए आसानी भी पैदा की गई है। इंडिविजुअल फाइलर्स के लिए 800 कॉलम्स की जगह बहुत कम कॉलम्स वाला आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, वो जो है ना टेम्पलेट क्रिएट किया गया है, जिसपे एक इंडिविजुअल अब जो फाइल करने जाएगा सितंबर एंड जब होगा, उससे पहले जब फाइलिंग शुरू होगी, तो उसको इतनी आसानी मिले कि वो टैक्स एडवाइजर या जो है आपके जो है ना वो किसी तरह की आपको हेल्प की, उसको लॉयर की जरूरत ना पड़ सके, इतना आसान बना दे। कि ये प्रॉब्लम है ना कि आसान नहीं होता टैक्स फाइलिंग, फिर जो है आप उनसे टैक्स नहीं लेते। रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड की बात हो रही है कि जी आप अगर नहीं टैक्स देंगे या नहीं टैक्स रेट में आएंगे तो आप पेनल्टीज डिफाइन की गई। जैसे मैंने पहले कहा कि जी घर खरीद नहीं सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ये सब चीजें होंगी। ये सब चीजें डाल दी गई है बजट के अंदर कि ये होनी है, और ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके थ्रू बड़ा आसान हो जाएगा। और देखें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, आपके यहाँ जो टैक्सेस हैं इन्फोर्समेंट के थ्रू 400 अरब प्लस जो है इन्फोर्समेंट के थ्रू आया है, फिर उसके बाद ग्रोथ भी हुई है आपके यहाँ। लेकिन आप देखें लो इन्फ्लेशन और एक रीजनेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट में आपके यहाँ टैक्स की ग्रोथ 26% 27% हुई है। ये जो साल जा रहा है साल, इसके लिए 25, और अगले साल 12% की ग्रोथ आपकी आनी है, ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन से। और बाकी जो एनफोर्समेंट के थ्रू है, यानी कि जहां से आप नहीं ले रहे थे वहां से टैक्स लेने, एग्जिस्टिंग क्लास को बर्डन नहीं करना, रिलीफ देना है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट की बात हुई। और इससे बड़ा रिफॉर्म, सबसे बड़ा रिफॉर्म की जो हम बात नहीं कर रहे इतनी ज्यादा, वो है ट्रेड का रिफॉर्म, कि इकोनॉमी को खोलना, एफिशिएंट करना अपनी इकोनॉमी को, रेंट सीकिंग को खत्म करना, प्रोटेक्शन को खत्म करना। इस पर भी आगे चलकर कभी तफसील से आपसे बात करेंगे ट्रेड रिफॉर्म पे। खुर्रम साहब, पाकिस्तान अभी ऑल्दो उन ममालिक में शामिल है, एक और ट्रेड की बात कर लेते हैं जहां ई कॉमर्स आज भी किसी हद तक एक रिलेटिवली नई चीज़ है। अब इस पर टैक्सेशन करके इस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डिस्करेज कर देना, बाज़ लोग कहते हैं कि डिस्करेज होंगे फिर जितनी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ये पॉलिसी ठीक है? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इसको मेरे ख्याल में इस तरह से, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था कि बेसिकली जो बाहर से वेंडर्स हैं जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट ला रहे हैं, डंप कर रहे हैं या बेच रहे हैं, और लोकल जो वेंडर है ई कॉमर्स का कह लें या जो भी इस गिग इकोनॉमी या स्टार्टअप इकोनॉमी या जो नई इकोनॉमी इस पर काम कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, उसको उसके ऊपर टैक्सेस हैं। अगर वो 18% टैक्स देता है कंजम्पशन प्रोडक्ट पे, और बाहर से जो आ रहा है वो आपको जो है प्रोडक्ट बेच रहा है और वो कोई टैक्स ही नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल ऐसी है। कोई भी मल्टीनेशनल किसी मुल्क में जाती है, वहां पे अपने आप को जो है वो रजिस्टर करती है, तो वहां पे उसको टैक्स भी देना होता है। रजिस्टर ना आए, उस मुल्क में काम करती है तो वहां टैक्स देना होता है उसको। तो ई कॉमर्स के बाहर से जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसको टैक्स क्यों ना करें? तो वो जो 18% की बात है वो उनके लिए, ताकि लोकल वेंडर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। दूसरा जो है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि ई कॉमर्स के अगर ऑर्डर्स होते हैं और जाके कैश ऑन डिलीवरी होता है, यानी कि आपके दरवाजे पे आके कोरियर वाला आपको जो है वो प्रोडक्ट देता है और आपसे कैश लेता है, तो उसमें टैक्स होता है ना, वो टैक्स जो है वो वापस दे देता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां ई कॉमर्स की जो उस टैक्स को कैश की सूरत में लेती हैं और उसको टैक्स को जमा नहीं करवाती। तो कोरियर कंपनी पे ये किया गया है कि जी आप कलेक्ट करें और आप जमा करवाएं, उसको वहां जाने ही मत दें ई कॉमर्स कंपनी के हाथ में, ताकि टैक्स की कंप्लायंस हो ना, टैक्स की इन्फोर्स हो और टैक्स को जो वो लाया जाए। तो ये इस तरह से किया है। फिर वैल्यू में जी अगर वेंडर्स हैं उसके 2% अगर टर्नओवर अच्छा है, उसका एक मार्जिन उसका है रिजनेबल, तो उस पर एक छोटा सा टैक्स लगाया जाए, या फिर जो है उसका साइज बड़ा है तो 0.25% किया जाए। तो ये स्टार्ट किया है अभी, ताकि हर कोई अपना फेयर शेयर दे सके और इकोनॉमी में इक्विटी और बैलेंसिंग चीज हो। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्विटी को हमने जो है हॉरिजॉन्टल करने की कोशिश की है। तो देखिए ये शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा हमें आगे देखना पड़ेगा कि कैसे इसके इम्पैक्ट्स आते हैं, और ये हमेशा जो है आप आगे जाके बेहतर कर सकते हैं चीजें। अच्छा खुर्रम साहब, बहुत अच्छी बात है आप इक्विटेबल टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसूल तो यही है ना कि जितना भी इस वक्त नुकसान हो रहा है उसकी मसला यही है, एक टैक्स बेस आप नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरा जो चोरी जहाँ पर लीकेजेस हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। तो थोड़ा सा ये बताएं कि इस दफ़ा हुकूमत का क्या प्लान है? क्या ऐसा करिए कि टैक्स बेस को बढ़ा सके? क्या ऐसा करिए कि नॉन फाइलर्स जो है वो खुद को रजिस्टर करवाने और टैक्स देने पर मजबूर हो जाए? जी टैक्स अगर आप प्लीज नंबर्स देखें तो टैक्स नेट में इंक्रीमेंट हुआ है,
3.75 मिलियन के करीब लास्ट सितंबर 24 तक के नंबर्स में बताता हूँ, पिछले साल के मुकाबले सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। इस साल जब टैक्स फाइलिंग आसान होगी और टैक्स की इन्फोर्समेंट होगी, और टैक्स की इन्फोर्समेंट इस तरह से होगी कि जो एलिजिबल है वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसको पेनल्टीज लगेंगी, एक्शन होगा उस पर ना, तो डेफिनेटली फिर टैक्स की फाइलिंग आपकी इंप्रूव होनी चाहिए और होगी, आप देखेंगे। रिटेल होलसेल एंड ट्रेड की बात हुई है बजट के अंदर, आप देखें कि पेनल्टीज कैसे लगेंगी। ट्रैक एंड ट्रेस की बात हुई है, जो है गुड्स इनवॉइसिंग को ट्रैक करने की बात हुई है कि जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जिसके पास आ रहा है उसकी ट्रैकिंग की बात होगी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप देखेंगे। और मैं रिटेल की भी बात कर लेता हूँ कि आपके यहाँ जो है वो 2.5 लाख लास्ट ईयर थे, और ये जो 24 सितंबर की बात करें तो तकरीबन 4.5-5 लाख रिटेलर्स ऑलरेडी आ चुके थे उसके अंदर। इस साल विद इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस आप देखेंगे कि ये नंबर बढ़ेगा इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड। अब ये फाइलिंग होगी तो देखें, बात ये है कि टैक्स फाइलिंग भी इंप्रूव होनी है और इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस के साथ टैक्स आना है विदाउट बर्डनिंग एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, और उनको रादर रिलीफ देना है ताकि वो इनकरेज हों, और जो लोग नॉन फाइलर्स कह लें या एलिजिबल हैं बट आते नहीं है वो आए इस तरफ। ये पूरा एक ट्रस्ट का जो पूरा एक एंटी ट्रस्ट एनवायरनमेंट था पूरा, उसको ठीक किया है कि ट्रस्ट बनाए, और जो टैक्स पेयर हमारा है वो टैक्स अथॉरिटी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो ताकि चीजें ठीक हो, और इसी तरह आगे चलना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। जरा ताजरों का पर्सपेक्टिव लेते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं कराची ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया सर। सर मुतमईन हैं आप लोग बजट से? आपके मुताबिक कुछ बेहतर किया जा सकता था या इतनी ही गुंजाइश थी, हुकूमत कहती है तो इतना ही और ऐसा ही बजट आ सकता था? देखिए, हकीकत तो ये है कि हर ताजिर उस बजट से खुश होगा कि जिसमें कारोबार में मज़ीद बोझ ना डाला जाए, इसलिए कि पहले जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है और तिजारती सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा दिगरिगूं का शिकार हैं, तो उस पर नए टैक्सों का जो इतलाक़ किया गया है, ये यकीनन पूरे मुल्क के ताजिरों ने इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान समझा है, और ये नाकाबिल अमल होगा क्योंकि जो मैशत की सूरत हाल रही है उसके मद्देनज़र मैं नहीं समझता कि एक ऐसे बजट को हम बेहतर बजट करार दें जो तिजारत को, गिरती हुई तिजारत को सहारा देने के बजाय उस पर मज़ीद वो वज़न डाल दें। इसलिए ये एक बेहतर बजट नहीं है। अच्छा अतीक मीर साहब, ये भी बताइएगा, हुकूमत ने तो वाजे कर दिया है कि नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी जायदाद खरीदना नामुमकिन हो जाएगा, कैश निकलवाने पर टैक्स भी लगेगा, हर तरह से प्रेशर डालेंगे। आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब इक़दाम हैं? ये ठीक किया है हुकूमत ने? देखिए, नॉन फाइलर किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि इसके अलावा भी तरीक़ेकार थे, क्योंकि इस तरह मैं देख रहा हूँ कि सरमाया एक तरफ हो गया बिल्कुल। लोगों ने सरमायाकारी उन सेक्टर्स पे कर ली है जहाँ कोई पकड़ धकड़ के मामलात नहीं है। दुबई में लोग पैसा लेके चले गए हैं मुल्क से, ये एक अच्छा रुझान नहीं है। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि ऐसे लोगों को इस तरह की माजी में भी सहूलतें दी गई हैं कि वो अपना पैसा ज़ाहिर करें और वो मंजर पर आ जाएं। तो फाइलर बनने में कबात नहीं है, हम हमेशा इसकी हिमायत करते हैं कि लोग फाइलर बने, लेकिन फाइलर्स को जिन खदशात का वो शिकार है उनसे भी दूर करना चाहिए। सर, चूँकि आप उन लोगों के नुमाइंदे हैं जिनका इसरार है कि ज़मीन फट जाए या आसमान गिर जाए टैक्स नेट में नहीं आएंगे, फाइलर नहीं बनेंगे, इसलिए ज़ाहिर है आप ही से सवाल बनता है कि हुकूमत और FPR अब क्या ऐसा करें कि लोग टैक्स देने पर खुद ही राज़ी हो जाएं? अभी आपने कह दिया कि इसके अलावा कुछ कर सकते थे, और क्या करें? मतलब कितने सालों से चल रहा है क़ज़िया? देखिए, ताजिरों ने हमेशा इस बात पे एहतजाज किया है कि टैक्सेशन का ये तरीक़ाकार ये मुआफ़िक नहीं है, बेहतर नहीं है, इसमें क्या ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदही की। जिस तरह माजी में ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में कहा गया और उसे तस्लीम भी किया गया कि हाँ ये ख़राबियाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने की ज़हमत नहीं की गई। तो ताजिरों ने कभी ये आवाज़ आप कहीं नहीं बता सकते कि ये कहा हो कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन ये कहना तो हमारा हक़ बनता है कि ये शराइ टैक्सों की शरह ये काबिल अदायगी हैं, काबिल बर्दाश्त नहीं है, इन्हें मुनसिफाना किया जाए। जस्टिफाइड टैक्स पॉलिसीज़ या टैक्स
के जो अशारिये हैं वो हमारा हक है कि हम तकाजा करें। तो ये टैक्स ना देने की बात नहीं है, टैक्स में इस्लाहात का मुतालबा है। यही हमारी हुकूमत से हमेशा ज़िद रही है और कभी हड़तालें हो जाती हैं, कभी एहतजाज होता है। उसका पस मंज़र यही है कि टैक्सों में इस्लाहात की जाएँ और टैक्सों की शरों को मुनसिफाना किया जाए। अच्छा मीर साहब, जो आप बात कह रहे हैं, कभी इस तरह से हुआ है कि आप लोग बैठे हों हुकाम के साथ? क्योंकि इस तरह अपेरेंटली नज़र आता है कि हुकाम अभी तक तो उनकी पॉलिसी ये है कि वो अब बाय फोर्स या इन्फोर्स करेंगे सारी पॉलिसी को। ये भी इत्तलात हैं कि रजिस्ट्रेशन का अमल बड़ी सख्ती से शुरू किया जाएगा, बाजारों में घुसकर शुरू किया जाएगा। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर ऐसा होता है, यहाँ तक जोर ज़बरदस्ती तक बात पहुँच जाती है फ़र्ज़ करें, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, हुकूमत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक अच्छा जो टैक्स निज़ाम है उसमें टैक्स गुजार को भगाया नहीं जाता बल्कि उसको साथ मिलाया जाता है। अगर कहीं टैक्स पॉलिसी में कोई ख़राबी है, कोई सकम है, तो उसकी निशानदेही भी हो जाए तो उसकी इस्लाह करने के बजाय जब भी जबरी तौर पर उसको मुसल्लत करने या उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाती है तो मार्केटों में एक इंतशार फैलता है, लोग सामने खड़े हो जाते हैं। फिर टैक्स टीमों के सामने एक कैफियत जो है वो इंतशार की पैदा होती है, जिसे भी हड़ताल वगैरह या जो भी नाम आपने दिया। तो ये हुकूमत को सोचना है कि वो ये जानने के बावजूद कि उन पॉलिसीज़ में इस्लाह तलब बातें मौजूद हैं, फिर उसे जबरी निफाज अगर वो करे तो ये हमारी नहीं, हुकूमत की गलती है। फिर हम हक़ रखते हैं कि कोई चीज़ गलत हो, गैर मुनसिफाना हो, नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो उसके सामने हम एहतजाज करें, हड़ताल करें या जो